Good day to everyone watching my video and welcome back again to my YouTube channel. आज का हमारा वीडियो बीकॉम फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट इकोनॉमिक एनवायरनमेंट से रिलेटेड है और जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं द टॉपिक इज इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जिसे हम हिंदी में कहते हैं आर्थिक समृद्धि और विकास. सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, अगर हम वृद्धि और विकास की बात करें तो हमें ये सिनोनिम लगते हैं, एक दूसरे के पर्यायवाची लगते हैं. लेकिन अगर आप इन्हें इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, आर्थिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो ये दो अलग शब्द हैं, दो अलग टर्म्स हैं और आज हम इन्हीं को स्टडी करेंगे. तो सबसे पहली चीज़ ग्रोथ या समृद्धि या वृद्धि क्या होती है. जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ग्रोथ इज इंक्रीज इन रियल जीडीपी. ग्रोथ या वृद्धि का मतलब है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जिसे हम जीडीपी कहते हैं, उसमें इंक्रीज. एक समय अवधि में एक नेशन के अंदर, एक राष्ट्र के अंदर अगर गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन बढ़ता है तो उसे हम ग्रोथ कहते हैं. अब यहाँ पे मैंने प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से बोला है, आप चाहे तो इसे मनी मार्केट वैल्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी कह सकते हैं. लेकिन उस मार्केट वैल्यू में आपको इन्फ्लेशन, जिसे हम कहते हैं मुद्रास्फीति, उस चीज़ को एडजस्ट करते हुए अगर प्राइजेस बढ़ते हैं तो उसे ग्रोथ कहते हैं. मैं फिर वापस रिपीट कर रही हूँ. ग्रोथ का मतलब होता है, अगर हम प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इंक्रीज इन जीडीपी. प्रोडक्शन के हिसाब से गुड्स और सर्विसेज का एक साल में प्रोडक्शन अगर बढ़ता है तो वो जीडीपी में ग्रोथ है. लेकिन अगर आप उसे प्राइजेस के हिसाब से मनी मैटर्स में कनेक्ट करते हैं तो जो महंगाई के कारण आपकी मनी बढ़े उसे कंसिडर नहीं करना. महंगाई एडजस्ट करने के बाद अगर टोटल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू, उनका मूल्य बढ़ता है तो उसे हम ग्रोथ कहते हैं. इकोनॉमिक्स में कहा जाता है कि आर्थिक वृद्धि या आर्थिक समृद्धि ग्रोथ इज ग्रोथ ऑफ पोटेंशियल आउटपुट. हम लोग मोस्टली उत्पादन की दृष्टि से ही इसे स्टडी करते हैं कि कितना प्रोडक्शन बढ़ रहा है. और ये स्पेशली इंपॉर्टेंट है कौन सी इकोनॉमी के लिए. इंडिया जैसी इकोनॉमी, जिसे हम डेवलपिंग या विकसित इकोनॉमी कहते हैं. नाउ हेयर इज अ चार्ट विच विल एक्सप्लेन यू कि ये कैसे ग्रोथ को इंडिकेट कर रहा है. दो टर्म्स आप इस चार्ट में देख सकते हैं. एक है एग्रीगेट सप्लाई. एग्रीगेट को हम बोलते थे कुल, टोटल, समग्र. तो एग्रीगेट सप्लाई, जिसे हम कह सकते हैं समग्र पूर्ति, ये हम लोग पढ़ रहे हैं एक प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से. एक प्रोड्यूसर जितना भी अवेलेबल कराता है, एक नहीं, मतलब अब तो मैं ऑल कहूँगी क्योंकि हम एग्रीगेट की बात कर रहे हैं. सो जितने भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूसर अवेलेबल कराता है वो हमारे आउटपुट को बढ़ाते हैं. और आउटपुट अगर बढ़ता है तो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होती है. उसी तरह से आप एग्रीगेट डिमांड देखिए. अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कुल मांग, समग्र मांग की. ये हम पढ़ते हैं कंज्यूमर के, ग्राहक के पॉइंट ऑफ व्यू से. तो जितनी भी मांग बढ़ेगी उतना आपका जीडीपी बढ़ेगा, क्योंकि मांग बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा और वापस से वो किस चीज़ को लीड करेगा, ग्रोथ को. तो दिस चार्ट इज़ रियली सिंपल. ये खाली आपको ये बता रहा है कि सप्लाई साइड और डिमांड साइड दोनों में ही अगर तेज़ी होती है, इंक्रीमेंट होता है, तो वो इकोनॉमिक ग्रोथ को लीड करता है. नाउ इकोनॉमिक ग्रोथ या आर्थिक समृद्धि को कैलकुलेट कैसे किया जाता है. अब मैं ये बोल रही हूँ कि प्रोडक्शन बढ़ेगा तो ग्रोथ होगी, बट ये प्रोडक्शन बढ़ा है, इसका कैलकुलेशन इट्स नॉट सो इजी. और इसके कैलकुलेशन के लिए गवर्नमेंट ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एक डिपार्टमेंट को दे रखी है. जैसे हम कहते हैं पॉपुलेशन सेंसस ऑफ इंडिया कैलकुलेट करती है, उसी तरह से हमारा जीडीपी का एस्टिमेशन हमारी कंट्री में एक स्टैटिस्टिकल एजेंसी करती है, विच इज़ इंडिया सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, जो हमारे देश का जीडीपी कैलकुलेट करता है. अब हमारे देश का जीडीपी दो मेथड से कैलकुलेट होता है. जिन्होंने नेशनल इनकम पढ़ी हुई है उन्हें ये टर्म थोड़ा इजीली समझ में आएगा. पहला मेथड होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी. नेशनल इनकम हम जिसको कहते थे वैल्यू एडिशन या प्रोडक्शन मेथड. और दूसरा होता है एक्सपेंडिचर मेथड. हम क्या कहना चाह रहे हैं कि जितना प्रोडक्शन हो रहा है उससे आप अपना जीडीपी निकाल सकते हैं, या जितना खर्चा हो रहा है. द रीज़न बीइंग हम खर्चे कर रहे हैं एज अ कंज्यूमर, एज अ ग्राहक. तो हम जितने खर्चे कर रहे हैं उनसे हम गुड्स और सर्विसेज ही तो खरीद रहे हैं. तो एक्सपेंडिचर अप्रोच में हम लोग क्या करते हैं, हम उनका मार्केट प्राइस देते हैं कि इतने में ये चीज़ हमें पड़ रही है, तो वो भी जीडीपी में काउंट अप हो सकता है. या प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से जब वो चीज़ बनती है तो वो एक प्रोड्यूसर को उसकी कॉस्टिंग कितनी पड़ती है, फैक्टर कॉस्ट को एक बार के लिए आप मानिए कॉस्ट प्राइस, तो उसको कॉस्टिंग कितनी पड़ती है वो भी आपको जीडीपी निकालने में मदद करती है. नाउ अब इस जीडीपी के थ्रू आप
पर कैपिटा जीडीपी निकाल सकते हैं, जिसे हम कहते हैं प्रति व्यक्ति जीडीपी। और पर कैपिटा जीडीपी का फॉर्मूला वही होता है जो पर कैपिटा नेशनल इनकम का होता है। वो क्या है? टोटल जीडीपी डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन। इसका अर्थ क्या है? इसका मतलब क्या है? जीडीपी है टोटल प्रोडक्शन, तो पर कैपिटा जीडीपी का मतलब होगा प्रति व्यक्ति कितने गुड्स और सर्विसेज उसको अवेलेबल हो पा रहे हैं, उसे हम पर कैपिटा जीडीपी कहते हैं। अब इसी में रिलेट करते हुए आता है कि ये जो प्रति व्यक्ति जीडीपी है, इसको डिटरमाइन कैसे किया जाता है, इसके निर्धारक क्या है, मतलब किस किस बेसिस पे आप पर कैपिटा जीडीपी को कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको कुछ 6 पॉइंट्स दिए हुए हैं। ये 6 पॉइंट्स को आप समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, ये जीडीपी के लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर्स डिटर्मिनेंट हैं। जैसे सबसे पहला फैक्टर देखिए, प्रोडक्टिविटी या उत्पादकता। हम लोग प्रोडक्शन नहीं, प्रोडक्टिविटी की बात कर रहे हैं। अब इन दोनों बातों में बहुत फर्क है। प्रोडक्शन का मतलब है जितने भी, लेट्स से एक लैंड का एग्जांपल लेते हैं, एक ज़मीन है तो आपने उस पर जितना टोटल प्रोडक्शन किया वो आपका उत्पादन है। लेकिन प्रोडक्टिविटी का मतलब है कि 2 लेबर की सहायता से कितना प्रोडक्शन हो रहा है, वो आपकी एफिशिएंसी को नापता है। वी से इट वेरी क्लियरली, वेरी केयरफुली कि जो प्रोडक्शन होता है वो टोटल प्रोडक्शन है, उसमें आपकी एफिशिएंसी इतनी नहीं दिखती है। लेकिन प्रोडक्टिविटी की जब हम बात करते हैं तो वो आपकी दक्षता, आपकी कार्यक्षमता को बताता है कि जितने भी रिसोर्सेज हैं, भले ही वो कम हो, उनसे आप कितना मैक्सिमम प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो पर कैपिटा जीडीपी हमारे यहाँ पे प्रोडक्टिविटी को इंडिकेट करता है। जैसे इंडिया में अगर हम बोले कोई रिसोर्स कम है तो प्रोडक्शन कम होगा, लेकिन अगर हम मैनुअल लेबर यूज़ करके उस रिसोर्स से ज़्यादा प्रोडक्शन कर पा रहे हैं तो हमारी प्रोडक्टिविटी क्या है? बहुत अच्छी है, हाई है। सेकेंड फैक्टर है फैक्टर एक्यूमुलेशन, कारक संचय। और यहाँ पे मैंने फिजिकल वर्ड लिखा है। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे मैं डिनोट कर रही हूँ फिजिकल एसेट्स, लाइक लेट्स से मशीन। तो मशीन और इसी तरह से रिलेटेड जो आपके पास एसेट्स है वो आपके पास कितने हैं। इसके लिए मैं एक बार के लिए इकोनॉमिक्स में आप लोगों का ध्यान लेके जाना चाहूँगी, लॉज ऑफ प्रोडक्शन को, लॉज ऑफ रिटर्न्स टू फैक्टर। जिन लोगों ने इको में पढ़ रखा है उनके लिए इट्स ओके, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा उन्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक बार के लिए सब सुनिए। लॉज ऑफ रिटर्न्स टू फैक्टर्स ये कहता है कि जैसे जैसे आप किसी भी रिसोर्स को यूज़ करते हैं तो एक लेवल तक उससे प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है, और कुछ टाइम बाद अगर आप उसको एक्सेस यूज़ करते हैं तो उससे प्रोडक्शन में डिक्लाइन होता है। वो है लॉज ऑफ रिटर्न्स टू फैक्टर्स, जैसे हम कहते हैं कारक के प्रतिफल का नियम। इस लॉ को हम लोग आगे वाले यूनिट में फिर पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल हम क्या कहना चाह रहे हैं कि मशीन एज अ फैक्टर हमारे लिए एक वो संसाधन है, उसे अगर हम ढंग से यूज़ करेंगे तो उसके कारण हमारी जीडीपी भी क्या होगी? बढ़ेगी। द थर्ड वन इज ह्यूमन कैपिटल, है मानव पूंजी। मैनेजमेंट में आप लोगों ने अध्ययन कर रखा है, प्रबंधन में, कि मानव, ह्यूमन एज अ कैपिटल, ह्यूमन एज अ रिसोर्स सबसे क्रूशल है, सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी एफिशिएंसी कभी अप कभी डाउन होती है। कहते हैं इसकी क्षमता, कार्य क्षमता डिपेंड करती है कि वो किस तरह से फील कर रहा है। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, एंड ऑफ कोर्स ह्यूमन कैपिटल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट जो जीडीपी को डिटरमाइन करता है कि आप कितनी एफिशिएंटली अपने रिसोर्सेज को यूज करते हैं। द नेक्स्ट इज पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन या राजनीतिक संस्थाएं। अब पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन से एक्चुअली हम बताना चाह रहे हैं कि हमारे देश की पॉलिटिक्स, यहाँ पे जितनी भी पॉलिसीज, टैक्सेस गवर्नमेंट बनाती है, जैसे गवर्नमेंट ने कोई नई पॉलिसी फ्रेम की तो उस पॉलिसी के कारण हमारे जीडीपी में क्या फ़ायदा होगा, किसी चीज़ का प्रोडक्शन बढ़ेगा, किसी चीज़ का प्रोडक्शन कम होगा। इस तरह से टैक्सेस के कारण भी कभी कभार कुछ चीज़ों पे अगर टैक्स बहुत ज़्यादा हो गया तो लोग उसको खरीदेंगे नहीं, तो अल्टीमेटली उसका प्रोडक्शन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। सो द पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट, सरकारी नीतियाँ, कर जिसे हम टैक्सेस कहते हैं, ये भी हमारे जीडीपी को डिटरमाइन करने में मदद करते हैं। द नेक्स्ट फैक्टर इज एंटरप्रेन्योर एंड न्यू प्रोडक्ट्स। एंटरप्रेन्योर्स, उद्यमी, हम उन्हें कहते हैं। एंटरप्रेन्योर्स कौन होते हैं? जो कुछ नया मार्केट में लेकर आते हैं, जो कुछ नया बनाते हैं। ये एक बिजनेसमैन से थोड़े से अलग होते हैं, ये एक नॉर्मल व्यवसायी से अलग होते हैं। और अगर ये कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में ला रहे हैं जिसके कारण डिमांड बढ़ती है तो डेफिनेटली जीडीपी बढ़ेगा, और अगर जीडीपी बढ़ेगा तो मैक्सिमम केसेस में आपका पर कैपिटा जीडीपी भी बढ़ेगा। एंड द लास्ट फैक्टर इज स्ट्रक्चरल चेंजेस। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं संरचना की। टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, नई मशीन्स आ रही हैं तो प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, लेकिन अगर आप आउटडेटेड टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे तो प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं, उतने ही स्टेबल लेवल पे चलता रहेगा। तो स्ट्रक्चरल चेंजेस भी हमारे जीडीपी को बढ़ाने में मदद करते हैं, एक इम्पॉर्टेंट निर्धारक का रूप प्ले करते हैं।
नाउ लेट्स कम टू द ग्रोथ इन मोर डिटेल। कहते हैं आर्थिक वृद्धि या समृद्धि दो प्रकार की होती है, इंटेंसिव गहन, एक्सटेंसिव व्यापक। अब ये दोनों हैं क्या? इंटेंसिव का अर्थ क्या होता है? गहन का अर्थ होता है कि जब वृद्धि हो रही है, जितने आपके पास कारक थे, जितने भी आपके पास संसाधन थे, उनको ढंग से यूज करने से, मतलब जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल है, जितने भी संसाधन अवेलेबल है, उनको कितनी अच्छी तरह से बेस्ट यूज करके अगर आप जीडीपी बढ़ा सकते हो तो वो इंटेंसिव ग्रोथ कहलाता है। और एक्सटेंसिव ग्रोथ क्या होती है? आपके कारक में वृद्धि, यहाँ पे गलती से कारण प्रयुक्त हो गया, एक्चुअली इट इज कारक। आपके कारक या आपके संसाधन या आपके कारक में अगर वृद्धि होती है और उस वृद्धि के कारण हम जो डिनोट करते हैं वो होता है एक्सटेंसिव यानी कि व्यापक। और अगर कारक उतने ही हैं लेकिन उनको और कुशलता से प्रयोग करने के कारण आपकी जीडीपी में जो वृद्धि होती है उसे हम कहते हैं गहन या इंटेंसिव। तो ये हमारी जीडीपी सॉरी ग्रोथ के दो पैटर्न। नाउ लेट्स कम टू द लास्ट पॉइंट ऑफ ग्रोथ कि इकोनॉमिक ग्रोथ की या आर्थिक वृद्धि की जरूरत या महत्वपूर्णता क्या है। अब इकोनॉमिक ग्रोथ का आप ये चार्ट देख सकते हैं, ये सर्कुलर क्यों है? क्योंकि वन थिंग लीड्स टू द अदर और ये रोटेट होते हुए फिर अपने फर्स्ट पॉइंट पे आ जाएगा। लाइक लेट्स गो विद द फर्स्ट लेवल। लेट्स से इकोनॉमी में हाई टैक्स रेवेन्यू है। कहा गया कि हमारे देश की सरकार ने कर की दर बढ़ा दी। अगर कर की दर बढ़ गई तो रेवेन्यू मतलब जो गवर्नमेंट को पैसे अर्न होंगे, राजस्व जिसको कहते हैं, वो बहुत ही हाई लेवल तक मिलेंगे। अब गवर्नमेंट इस रेवेन्यू का करेगी क्या? रेवेन्यू कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स में यूज़ होता है। गवर्नमेंट जितना भी रेवेन्यू हमसे रिसीव करती है थ्रू टैक्सेस, उनसे वो सब्सिडीज प्रोवाइड करती है, डिफेंस में खर्चा करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करती है। तो देर आर मेनी एक्सपेंडिचर्स डन बाय द गवर्नमेंट। हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया कि गवर्नमेंट ने इनका इन्वेस्टमेंट किया पब्लिक सेक्टर में, मतलब सरकारी क्षेत्रों की कंपनियों में। अब कहीं ना कहीं पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट प्राइवेट सेक्टर को इन्फ्लुएंस कर सकता है। हाउ इट कैन इन्फ्लुएंस? अ वेरी सिंपल, लेट्स पुट अप एन एग्जांपल। जैसे गवर्नमेंट ने एक नई कंपनी लेट्स से रोड्स कंस्ट्रक्शंस की, तो उन रोड कंस्ट्रक्शन के थ्रू जो डांबर खरीदा जा रहा है वो किसी प्राइवेट कंपनी से खरीदा जा रहा है, जो मजदूर आ रहे हैं वो किसी ठेके से आ रहे हैं। तो ऑल इन ऑल व्हाट वी आर ट्राइंग टू से, पब्लिक सेक्टर के थ्रू प्राइवेट सेक्टर इन्फ्लुएंस होता है और वहाँ पे इन्वेस्टमेंट बढ़ता है। जैसे जैसे इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट होगा, लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसे आएंगे, बिकॉज मोर बिजनेस लीड्स टू मोर इनकम। इनकम ज़्यादा होगी, खर्चे ज़्यादा होंगे, तो प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी, क्योंकि वी नीड मोर मनी, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो रहा है, कैपेसिटी बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, विच वुड लीड टू वॉट? मोर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। तो हम क्या कहना चाह रहे हैं? इकोनॉमिक ग्रोथ क्यों ज़रूरी है पढ़ना? क्योंकि ये रियलिटी है। टैक्सेस धीरे धीरे करके बढ़ रहे हैं और अगर टैक्सेस एक बार के लिए माने नहीं बढ़ रहे, फिर भी सरकार इन्वेस्टमेंट्स कर रही है, प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, और ये इन्वेस्टमेंट्स अल्टीमेटली क्या कर रहे हैं? मोर एंड मोर प्रोडक्शन को क्रिएट अप कर रहे हैं। नाउ दिस वाज अबाउट इकोनॉमिक ग्रोथ या आर्थिक वृद्धि। अब आते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट, विकास। कहा जाता है ग्रोथ और डेवलपमेंट में से डेवलपमेंट इज अ वेरी वाइडर टर्म, ग्रोथ तो डेवलपमेंट का एक पार्ट है। सो व्हाट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट? इट इज अ प्रोसेस इन विच अ नेशन इज बीइंग इम्प्रूव्ड इन द सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल। मतलब हमने तीन मेन क्षेत्र लिए हैं किसी राज्य के, किसी राष्ट्र के। आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, ये तीनों में अगर आपको कल्याण और सुधार दिखता है तो वो हमारा प्रक्रिया है, वो हमारा प्रोसेस है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। इकोनॉमिक डेवलपमेंट या आर्थिक विकास ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम कंपेयर करें तो ये ज़्यादा व्यापक है, ये ज़्यादा बड़ा टर्म है। क्यों? बिकॉज डेवलपमेंट रिफ्लेक्ट सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस। हम लोग जब ग्रोथ की बात कर रहे थे तो वी वर जस्ट फोकसिंग ऑन प्रोडक्शन प्रोडक्शन प्रोडक्शन, मतलब हम खाली इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे थे। लेकिन जब हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे पॉलिटिकल चेंजेस आ गए, हमने यहाँ पे सामाजिक चेंजेस भी काउंट अप किए। तो डेवलपमेंट रिफ्लेक्ट सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस एंड इट रिक्वायर्स ग्रोथ। ग्रोथ डेवलपमेंट को लीड करती है। ग्रोथ इज अ वाइटल एंड नेसेसरी कंडीशन फॉर डेवलपमेंट। कहते हैं ग्रोथ के बिना डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये अपने आप में पूरी कंडीशन नहीं है। मतलब अगर ग्रोथ हो गई तो डेवलपमेंट हो, ये गारंटी नहीं है। डेवलपमेंट के लिए ग्रोथ जरूरी है एज अ पार्ट। डेवलपमेंट का एक पार्ट क्या है? ग्रोथ है। नाउ फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास के क्या विशेषताएं हैं?
यहाँ पे हमने कुछ 7-8 विशेषताएं ली हैं, इनको एक एक करके फटाफट स्टडी करते हैं। जैसे हमने पहला लिया है एकेडमिक लेवल। एकेडमिक लेवल हम कहना चाह रहे हैं, हम यहाँ पे शिक्षा के स्तर की बात कर रहे हैं। अगर हमारी शिक्षा का स्तर अच्छा होगा तो डेफिनेटली हमारा डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू ज़्यादा होगा। देन इंटरनेट एक्सेस, जितनी जल्दी हम कह रहे हैं ना, धीरे धीरे करके इंटरनेट की तरफ रुझान लोगों का बढ़ रहा है, बट अगर आज हम कोविड टाइम पीरियड की बात करें तो वो एक नेसेसिटी है। तो इंटरनेट एक्सेस सबके लिए रीचेबिलिटी रहेगी रूरल एरियाज में, तो वो भी आपके विकास को लीड करेगा। देन एक्सेस टू गुड क्वालिटी हेल्थ केयर। हेल्थ केयर सर्विसेज में हम बात करें स्वास्थ्य संबंधित सेवाओं की, अगर यहाँ पे हॉस्पिटल क्लिनिक्स टाइम टू टाइम ये सब चीज़ें अवेलेबल हो जाएं तो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ भी सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। देन एक्सेस टू गुड क्वालिटी हाउसिंग, रहने का सैनिटाइजेशन, स्वस्थ जगह रहोगे, वातावरण आपका पॉल्यूटेड कम होगा, दैट लीड्स टू अ डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। देन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जीने का स्तर, आपका जीने का स्तर शुड नॉट बी टू हाई, शुड नॉट बी टू लो, एक मॉडरेट लेवल ऑफ लिविंग तक तो आपको रहना ही होता है। देन नेक्स्ट इज लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट में हम क्या बात कर रहे हैं कि टोटल पॉपुलेशन जो कि पढ़ सकती है लिख सकती है उसे लिटरेसी रेट कहते हैं। इंडिया का लिटरेसी रेट कंपेरेटिवली अब धीरे धीरे बेटर है। आज की तारीख में हमारा लिटरेसी रेट है 77.7%, विच इज़ बेटर एज कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर्स। देन इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे यहाँ का ढांचा, हमारे यहाँ की संरचना, रोड्स कितनी अच्छी हैं, रेलवेज, कंपनीज, ये सब इसके अंदर आता है। एंड फाइनली स्ट्रक्चरल शिफ्ट फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी एंड देन सेकेंडरी टू टर्शरी। प्राथमिक क्षेत्र से, कृषि क्षेत्र से उद्योगी, जिसे हम द्वितीय क्षेत्र कहते हैं, उसमें लोगों का शिफ्ट होना प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, एम्प्लॉयमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, और फाइनली अंततः टर्शरी सर्विस सेक्टर या तृतीय क्षेत्र में शिफ्ट होना। तो ये चीज़ें अगर होंगी और ये सब पॉइंट्स में अगर हम प्लस करते जाएं, हाँ ये हम धीरे धीरे अगर इनको 100% अचीव कर जाए तो हम कह सकते हैं कि वो देश इकोनॉमिकली डेवलप्ड है, आर्थिक स्तर पे वो विकसित देश में कहलाता है। नाउ इंडिकेटर्स ऑफ डेवलपमेंट, जैसे मैंने आपको अभी जो बताए 8 पॉइंट वो फीचर्स थे। अब एक देश डेवलप्ड है या नहीं, ये 4 इंडिकेटर्स बताते हैं जिन्हें हम सूचक कहते हैं। पहला इंडिकेटर है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है और इसके बारे में आप लोग आने वाले टॉपिक्स में भी पढ़ेंगे कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता क्या है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का एक्चुअली मतलब होता है कि एक एवरेज ह्यूमन हेल्दी लाइफ जी पा रहा है या नहीं जी पा रहा, उसे हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कहते हैं। इंडिया की अगर हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करें तो इंडिया आउट ऑफ 189 कंट्रीज, इंडिया आज की तारीख में स्टैंड कर रहा है 131 पोजीशन पे। इसकी पोजीशन पहले 130 थी जो अब थोड़ी सी डाउनफॉल पे आ गई है। और इसके क्राइटेरिया होते हैं कि आप कितनी स्वस्थ ज़िंदगी जी पा रहे हैं, आपका नॉलेज लेवल कितना है, आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है। ऑल इन ऑल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में हम कुछ आने वाली वीडियोस में और डिस्कस करेंगे। देन एक्सपेक्टेंसी, एक्सपेक्टेंसी में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एक जीवन प्रत्याशा कि एक आम इंसान कितने सालों तक जिंदा रहता है। कहा जाता है 2020 के आंकड़ों के अराउंड 69 ईयर्स तक एक हेल्दी लाइफ एक इंसान जीता है। तो जितनी अच्छी आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी होगी उतना ही अच्छा आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। देन एडल्ट लिटरेसी, लिटरेसी रेट और एडल्ट लिटरेसी रेट में फ़र्क है। साक्षरता दर और वैक्स साक्षरता दर में फ़र्क है। पहले जब हम लिटरेसी रेट की बात करते हैं तो हम सारी पॉपुलेशन को गिन लेते हैं जो लिख सकती है पढ़ सकती है, बट एडल्ट लिटरेसी रेट में हम गिनते हैं 15 ईयर्स और उससे अबव के लोगों को। हमारा एडल्ट लिटरेसी रेट 2018 के आंकड़ों के अनुसार 74.3% था। धीरे धीरे ये बेटर होता जा रहा है। एंड फाइनली पर कैपिटा जीडीपी, प्रति व्यक्ति जीडीपी, जिसको हमने ऑलरेडी पहले डिस्कस कर लिया है। नाउ द लास्ट टॉपिक, ग्रोथ और डेवलपमेंट में फ़र्क क्या है। वील क्विकली फिनिश दिस अप। इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब क्या है, इंक्रीज इन दी मॉनेटरी ग्रोथ ऑफ अ नेशन इन अ पर्टिकुलर पीरियड। मॉनेटरी ग्रोथ का मतलब हम कह रहे हैं अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा तो पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू से, इन्फ्लेशन के कारण नहीं, प्रोडक्शन के कारण हमारी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ेगी तो वो कहलाता है इकोनॉमिक ग्रोथ। जबकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट का या आर्थिक विकास का मतलब क्या है, ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द नेशन, क्वालिटी ऑफ लाइफ, जीने के जो गुण हैं उनमें बदलाव होंगे और वो आर्थिक वृद्धि को अपने अंदर इंक्लूड करता है। देन
स्पैन ऑफ कंसेप्ट, इस विस्तार की अवधारणा क्या है? जो मैंने आपको पहले बोला था, ग्रोथ लीड्स टू डेवलपमेंट। तो ग्रोथ क्या है? ग्रोथ एक नैरो, एक संकीर्ण टर्म है, और डेवलपमेंट एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, क्योंकि वो ग्रोथ को अपने अंदर शामिल करता है। नेक्स्ट, स्कोप, क्षेत्र, इस विषय की क्षेत्र क्या है? ग्रोथ एक खाली यूनिडायमेंशनल अप्रोच है, क्योंकि हम यहाँ पे किस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं? खाली प्रोडक्शन पे, खाली जीडीपी पे। तो ये एक खाली एक दृष्टिकोण है जो खाली एक पॉइंट ऑफ व्यू को सोचता है। बट अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो वो मल्टी डायमेंशनल है, वो बहु डायरेक्शन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू आ गया, आर्थिक पॉइंट ऑफ व्यू, सोशल सामाजिक पॉइंट ऑफ व्यू आ गया, पॉलिटिकल राजनीतिक पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। सो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ मल्टी डायमेंशनल अप्रोच। अगर हम बात करें अवधि की, तो ग्रोथ इज अ शॉर्ट टर्म प्रोसेस। शॉर्ट टर्म हमने क्यों बोला? बिकॉज अगर प्रोडक्शन बढ़ गया तो बाद में हम उस चीज़ पे इतना फोकस नहीं करते। एक बार अगर प्रोडक्शन एक लेवल तक बढ़ गया तो धीरे धीरे वो बढ़ता ही रहेगा। लेकिन डेवलपमेंट, विकास एक लॉन्ग टर्म, दीर्घ अवधि प्रक्रिया है। अब मेजरमेंट की अगर हम बात करें तो जीडीपी को मेजर कर सकते हैं कैसे? क्वांटिटी में, कि कितना प्रोडक्शन हुआ है, तो वो मात्रात्मक है। ग्रोथ इज मेजर्ड इन अ क्वांटिटेटिव बेसिस, जबकि डेवलपमेंट क्वांटिटेटिव के साथ क्वालिटेटिव भी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हेल्दी लाइफ की बात हो रही है, जीने का तरीका आ रहा है, हाउ अ पर्सन लिव्स अ हेल्दी एटमॉस्फेयर। अपार्ट फ्रॉम दैट, हमने जैसे इंटरनेट की बात की थी, अकेडमिक्स की बात की थी, तो वहाँ पे गुण आ गए थे, क्वालिटीज अटैच हो गई थी। फाइनली, अब हम बात करें एप्लीकेबिलिटी की, कहाँ पे ग्रोथ और कहाँ पे डेवलपमेंट एप्लीकेबल होता है। अब इंडिया जैसी कंट्री की अगर हम बात करें तो इंडिया जैसी कंट्री अब भी हमारे लिए अगर हम सोचें तो वो डेवलप्ड है या डेवलपिंग है? इंडिया ऑफ कोर्स एक डेवलपिंग इकोनॉमी में काउंट अप होती है। तो डेवलपिंग इकोनॉमी होते हुए उसको अपना हर फोकस डेवलपमेंट पे करना पड़ता है, क्योंकि उसको हर एंगल से विकसित होना है। उसे इकोनॉमिक एंगल से विकसित होना है, उसे सोशल एंगल से, उसे पॉलिटिकल एंगल से। तो जो डेवलपिंग कंट्रीज होती है उनको डेवलपमेंट चाहिए, और जो ऑलरेडी डेवलप्ड या विकसित देश है वो, अगर हम बात करें सोशल पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सेटिस्फाइड है, तो उनका टारगेट क्या होता है? खाली जीडीपी बढ़ाना, क्योंकि धीरे धीरे करके पॉपुलेशन बढ़ेगी। तो डेवलप्ड इकोनॉमीज फोकस करते हैं खाली ग्रोथ पे, बिकॉज वो ऑलरेडी डेवलप्ड हैं। देन गवर्नमेंट सपोर्ट। अब इन दोनों में से गवर्नमेंट सपोर्ट की ज़रूरत कहाँ पड़ेगी? गवर्नमेंट सपोर्ट की ज़रूरत आपको किस में पड़ेगी? ऑफकोर्स वाइडर टर्म में, डेवलपमेंट में। इट रिक्वायर्स इंटरवेंशन फ्रॉम द गवर्नमेंट एज वेल एज डेवलपमेंट पॉलिसीज आर फॉर्म्ड बाय द गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ही नीतियाँ बनाएगी जो विकास की ओर हमें लेकर जाएगी। और जीडीपी एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है, एक स्वचालित प्रक्रिया है। इसमें गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं होता, अपने आप प्रोडक्शन आपको बढ़ता हुआ दिखता है। एंड लास्टली, द लास्ट 2 पॉइंट्स, काइंड्स ऑफ चेंजेस एक्सपेक्टेड। आप क्या बदलाव उम्मीद करते हैं ग्रोथ में? डेफिनेटली, जैसे हमने मापन में कहा था कि हम मेजर कैसे करते हैं? क्वांटिटी में। तो यहाँ पे चेंजेस होंगे मात्रा में। क्वांटिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको चेंजेस एक्सपेक्टेड है, लेकिन यहाँ पे क्वालिटेटिव चेंजेस भी मिलते हैं। अगर आप डेवलप करेंगे तो आपकी क्वालिटी ऑफ लिविंग में भी बदलाव होंगे। एंड लास्टली, एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में यहाँ पे हमने जीडीपी लिया है कि ग्रोथ जीडीपी से इंडिकेट होती है। एक हमने टर्म और लिया है जीएनपी। जिन लोगों ने इको पढ़ रखी है उनको पता है जीडीपी में डी स्टैंड करता है डोमेस्टिक के लिए, और एन स्टैंड करता है नेशनल के लिए। इसमें ज़्यादा डिटेल नहीं चाहिएगा फिलहाल के लिए, जिन्हें नहीं मालूम। यू कैन जस्ट राइट द फुल फॉर्म, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्शन। और अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो जैसे मैंने बोला था, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये आपका डेवलपमेंट का इंडिकेटर है। पर कैपिटा इनकम, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये सारे फीचर्स डेवलपमेंट को इंडिकेट करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।